आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य एम्पायर पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी, एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 322 से 320 बीसीई के बीच चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें उनके गुरु और सलाहकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। हाँ, चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को हराकर मगध पर कब्जा किया और पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया। और चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन, राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। हालांकि ये जानना जरूरी है कि विद्वानों में इसके रचनाकाल और ऑथरशिप को लेकर काफी डिबेट है। अच्छा। हाँ, कुछ मानते हैं कि ये एक ही व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि कई सदियों में अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई है। ये बहस हमें सिखाती है कि हिस्टोरिकल सोर्सेज को हमेशा क्रिटिकली देखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, चंद्रगुप्त का सामना सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर से भी हुआ था। बिल्कुल। लगभग 305-303 बीसीई में सेल्यूकस ने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर फिर से अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे हराया था। ओके। इसके बाद एक संधि हुई, ट्रीटी, जिसके तहत सेल्यूकस ने सिंधु नदी के पार के कुछ महत्वपूर्ण इलाके, संभवतः आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से, चंद्रगुप्त को सौंप दिए। साथ ही एक वैवाहिक गठबंधन, मैरिटल अलायंस भी हुआ, जिससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मजबूत हुए। और इसी संधि के तहत मेगास्थनीज भारत आया था। हाँ, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत, एम्बेसडर के तौर पर चंद्रगुप्त के दरबार पाटलिपुत्र भेजा। मेगास्थनीज ने यहाँ अपने अनुभवों के आधार पर इंडिका नाम की किताब लिखी। और जैन परंपरा मानती है कि चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था। जी, जैन मान्यता के अनुसार जीवन के अंतिम पड़ाव में चंद्रगुप्त भद्रबाहु के प्रभाव में जैन बन गए और राजपाट त्याग कर श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने संलेखना की, मतलब उपवास द्वारा प्राण त्याग। लेकिन ग्रीक सोर्सेज में इसका जिक्र नहीं है और वे बताते हैं कि चंद्रगुप्त ब्रह्मणावादी अनुष्ठान करते थे। तो इस पर ऐतिहासिक सहमति नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग सोर्स एक ही व्यक्ति की अलग तस्वीर पेश कर सकते हैं। सही बात है। चलिए अब लेते हैं आज का पहला सवाल। सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ए. डायमेकस, बी. मेगास्थनीज, सी. डायोनेजियस, डी. हेरोडोटस। हाँ, तो इसका सही उत्तर है बी. मेगास्थनीज। जैसा हमने अभी चर्चा की, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। राइट। डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। अच्छा, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार शासक बने। उनके बारे में क्या खास है? बिंदुसार का शासनकाल लगभग 297 बीसीई से शुरू होता है। ग्रीक लेखों में उन्हें अमित्रोकिट्स या अमित्रघात कहा गया है। अमित्रघात? हाँ, जिसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाला। उन्होंने अपने पिता से मिले विशाल साम्राज्य को बनाए रखा। तिब्बती लामा तारानाथ और तमिल संगम साहित्य के कुछ कवि संकेत देते हैं कि उन्होंने दक्कन में मौर्य प्रभाव का विस्तार किया होगा। अच्छा, बिंदुसार किस दार्शनिक संप्रदाय को मानते थे? बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय, आजीविका सेक्ट को संरक्षण दिया था। आजीवक संप्रदाय? जी, यह संप्रदाय नियतिवाद, फेटलिज्म में विश्वास रखता था, यानी जो भाग्य में लिखा है वही होगा, कर्म का कोई महत्व नहीं। उनके समय में तक्षशिला में विद्रोह का भी जिक्र आता है। हाँ, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा। अशोक को? जी, जो उस समय उज्जैन के वाइसराय थे। अशोक ने सफलतापूर्वक विद्रोह को शांत किया। और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक की तरफ। शासनकाल लगभग 269-268 बीसीई, 232 बीसीई। उनके राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 बीसीई में कलिंग युद्ध हुआ, जो एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की निर्णायक घटना थी। अशोक के 13वें प्रमुख शिलालेख मेजर रॉक एडिक्ट 13 में इस युद्ध के भयानक परिणामों का जिक्र है। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों बंदी बनाए गए। बाप रे! इस विनाश को देखकर अशोक का मन बदल गया।
उन्होंने युद्ध विजय भेरी घोष की जगह धम्म विजय धम्म घोष की नीति अपनाई। और आमतौर पे यही माना जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। हाँ, ये पॉपुलर बिलीफ है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प नुक्ता है। कुछ सोर्सेस जैसे श्रीलंका का ग्रंथ महावंश कहता है कि अशोक अपने शासन के चौथे साल में ही बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गए थे। चौथे साल में ही? कलिंग से पहले? हाँ, और कलिंग युद्ध से पहले ही उन्होंने कई बौद्ध विहार बनवाए थे। अशोक के खुद के शिलालेख भी किसी एक घटना के बाद अचानक धर्म परिवर्तन की बजाय बौद्ध धर्म की ओर उनके धीरे धीरे झुकाव का संकेत देते हैं। अच्छा, मतलब ये ग्रेजुअल था। हाँ, तो ये संभव है कि कलिंग युद्ध ने उनके झुकाव को और पक्का कर दिया हो। बौद्ध परंपरा के अनुसार उन्हें मोगलीपुत्र तिस्स नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में पूरी तरह दीक्षित किया। मोगलीपुत्र तिस्स, और अशोक के संरक्षण में ही पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। जी हाँ, लगभग 250 BCE में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की। इसका मकसद बौद्ध संघ में बढ़ते मतभेदों को दूर करना और बुद्ध की शिक्षाओं के सही रूप को स्थापित करना था। ओके, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफी काम किया, मिशनरीज भी भेजे। बिल्कुल, उन्होंने धर्म प्रचार को बहुत महत्व दिया। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका, हाँ, जिसे तब ताम्रपर्णी कहते थे। इसके अलावा मध्य एशिया, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और दक्षिण भारत में भी धर्मदूत भेजे। ये दिखाता है कि उनका विजन सिर्फ अपने साम्राज्य तक सीमित नहीं था। सही। अब अशोक के धम्म की बात करते हैं। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म था? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। अशोक का धम्म कोई नया धर्म या सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं था। ये असल में नैतिक सिद्धांतों, मॉरल प्रिंसिपल्स और एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का समूह था, जो यूनिवर्सल था और सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता था। यूनिवर्सल? अच्छा, हाँ। इसके कोर प्रिंसिपल्स थे, पहला सहिष्णुता, टॉलरेंस, मतलब सभी धर्मों और संप्रदायों का आदर करना। अपने 12वें शिलालेख में वो साफ कहते हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा अहिंसा, नॉन वायलेंस, जीवों की हत्या न करना, पशु बलि को सीमित करना। तीसरा अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट, माता पिता, गुरुओं, बड़ों का सम्मान करना, दासों और सेवकों से अच्छा व्यवहार करना। जी। और चौथा लोक कल्याण, वेलफेयर, इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल बनवाना, सड़कों पर पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना। और धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने खास अधिकारी भी नियुक्त किए थे। हाँ, उन्होंने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इनका काम धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करना, लोगों का नैतिक कल्याण देखना और अलग अलग संप्रदायों के बीच हार्मनी बनाए रखना था। चलिए, अब समय है दूसरे MCQ का। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी? ए राजुक, राजुका, बी युक्ता, युक्ता, सी धम्म महामात्रा, डी प्रतिवेदक। तो सही जवाब है सी धम्म महामात्रा। इनका काम ही धम्म का प्रचार और नैतिक कल्याण सुनिश्चित करना था। ठीक है। राजुक, युक्ता और प्रतिवेदक प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अब आते हैं मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था पर। समाज कैसा था उस समय? देखिए, भारतीय स्रोत बताते हैं कि समाज चातुर्वर्ण्य व्यवस्था, 4-फोल्ड वर्णा सिस्टम पर आधारित था। दास प्रथा भी मौजूद थी। कौटिल्य 9 तरह के दासों का जिक्र करते हैं। 9 तरह के? हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मेगस्थनीज अपनी इंडिका में लिखते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। हैं? ऐसा क्यों? शायद भारत में दासों की स्थिति उतनी कठोर ना हो जितनी ग्रीस में थी, या मेगस्थनीज भारतीय समाज को पूरी तरह समझ नहीं पाए। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था: फिलोसफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, आर्टिजन्स, मैजिस्ट्रेट्स, काउंसलर्स। अच्छा, ये प्रोफेशन पर आधारित था शायद। हाँ, लगता तो यही है। ये शायद वर्ण व्यवस्था की जगह प्रोफेशन पर आधारित था। महिलाओं और कारीगरों की स्थिति कैसी थी? कुछ स्रोतों से लगता है कि महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई, जैसे विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगी। गणिकाओं, कोर्टिसन्स की संस्था मौजूद थी जिन पर राज्य का नियंत्रण था। कारीगर ज्यादातर शूद्र वर्ण के थे। उन्हें कम वेतन मिलता था और उनसे विष्टि यानी बेगार, फोर्स्ड लेबर भी लिया जाता था। बेगार? हाँ, फोर्स्ड लेबर। हालांकि ये भी संकेत मिलते हैं कि नई बसाई गई जमीनों पर शूद्रों को खेती के लिए जमीन दी गई, जिससे शायद उनकी स्थिति कुछ बेहतर हुई हो। ओके, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था और टैक्स सिस्टम कैसा था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, एग्रीकल्चर थी।
लोहे के औजारों के इस्तेमाल से खेती बढ़ी। राज्य ने सिंचाई इरिगेशन पर ध्यान दिया, जैसे गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण। सुदर्शन झील, हाँ। राज्य की अपनी जमीन जिस पर खेती होती थी उसे सीता कहा जाता था और इसका अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। मुख्य टैक्स उपज का 16वां हिस्सा होता था, जिसे भाग कहते थे। 16th, ओके। इसके अलावा बिक्री कर, सिंचाई कर जैसे अन्य टैक्स भी थे। व्यापार और मुद्रा के बारे में बताएं। व्यापार काफी उन्नत था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। पश्चिमी तट पर भरुकच और सोपारा और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति, बंगाल प्रमुख बंदरगाह थे। ताम्रलिप्ति। जी। राज्य का खनन, नमक, शराब, हथियार बनाने जैसे कई क्षेत्रों पर एकाधिकार था। टैक्स चोरी पर कठोर सजा, यहां तक कि मृत्युदंड भी हो सकता था। ओह। मुद्रा के रूप में आहत सिक्के, पंचमार्क्ड कॉइन्स चलते थे, जो ज्यादातर चांदी के होते थे और इन्हें कारशापण या पण कहा जाता था। पंचमार्क्ड कॉइन्स? हाँ। तांबे के सिक्के भी थे। इन सिक्कों पर अलग अलग चिन्ह, सिंबल्स, जैसे सूर्य, पहाड़, पेड़, जानवर आदि पंच किए जाते थे। एक दिलचस्प बात यह है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिक्कों में मिलावट का भी जिक्र है। मिलावट मतलब चांदी के सिक्कों में सस्ती धातु मिलाना, शायद बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता हो। अच्छा। तीसरा सवाल, मौर्य काल में राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था? ए वास्तु, बी क्षेत्र, सी सीता, डी खिला। इसका सही उत्तर है सीता। ये वो जमीन थी जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और जिसकी आय राजकोष में जाती थी। सीता। ओके, अब बात करते हैं मौर्य कला और प्रशासन की। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या खास था? देखिए, मौर्य काल में पत्थर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। इससे पहले लकड़ी का प्रयोग ज्यादा होता था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का लकड़ी का बना राजमहल बहुत भव्य बताया गया है, जिसके अवशेष कुम्हरार, पटना में मिले हैं। हाँ, कुम्हरार में। लेकिन अशोक ने पत्थर का खूब प्रयोग किया। उनके एकाश्म स्तंभ, मोनोलिथिक पिलर्स, जो चुनार के बलुआ पत्थर से बने हैं। मोनोलिथिक पिलर्स? हाँ, और जिन पर खास किस्म की चमकदार पॉलिश, मौर्यन पॉलिश है, वो बेमिसाल हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ, शीर्ष, लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जिसे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल एम्बलम बनाया गया है, इसी का उदाहरण है। बिल्कुल। स्तंभों के अलावा स्तूप और गुफाएं भी बनवाई? हाँ, अशोक ने कई स्तूपों, स्तूपास का निर्माण या विस्तार करवाया, जैसे सांची का मूल स्तूप। उन्होंने बराबर की पहाड़ियों, बिहार में आजीवक संतों के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनवाई, जैसे लोमस ऋषि गुफा। बराबर गुफाएं, हाँ। बाद में उनके पोते दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में गुफाएं दान दी। और प्रशासन कैसा था? काफी सेंट्रलाइज्ड माना जाता है। हाँ, मौर्य प्रशासन काफी हद तक केंद्रीकृत था, जिसमें सम्राट सबसे ऊपर था। उसकी मदद के लिए मंत्री परिषद होती थी। साम्राज्य प्रांतों में बटा था। प्रांतों में? अशोक के शिलालेखों से 5 प्रमुख प्रांतों का पता चलता है। उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैन, प्राची, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोशली और दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी। प्रांतों के प्रमुख अक्सर राजकुमार होते थे। प्रशासन चलाने के लिए कई अधिकारी थे, जैसे अध्यक्ष, राजुक, युक्त, प्रादेशिक और धम्म महामात्र। जी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है, जो 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। इतना बड़ा और व्यवस्थित साम्राज्य आखिर खत्म क्यों हुआ? अशोक की मृत्यु 232 बीसी के बाद उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए, कमजोर साबित हुए। साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 बीसी में कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। 185 बीसीई, पुष्यमित्र शुंग। पतन के क्या कारण माने जाते हैं? कई कारण बताए जाते हैं। एक तो अशोक के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, दूसरा विशाल साम्राज्य का प्रबंधन मुश्किल होना, तीसरा दूर के प्रांतों में अधिकारियों का अत्याचार और विद्रोह। हाँ। चौथा आर्थिक दबाव, शायद अशोक की दानशीलता और सेना पर खर्च के कारण राजकोष पर बोझ बढ़ा। तो संक्षेप में कहें तो मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक फाउंडेशनल पीरियड है। एग्जाम्स के लिए चंद्रगुप्त, चाणक्य, सेल्यूकस संधि, मेगास्थनीज, बिंदुसार, अशोक, विशेषकर कलिंग युद्ध, धम्म, शिलालेख, तीसरी बौद्ध संगीति। हाँ, ये सब जरूरी है। फिर मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था जिसमें सीता भूमि, टैक्स,
सिक्के, व्यापार मार्ग, ये सब। बिल्कुल। और कला, स्तंभ, स्तूप, गुफाएं, वो खास पॉलिश, पतन के कारण और मुख्य स्रोत, ये सभी पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि विभिन्न स्रोतों की तुलना करना, उनमें मौजूद विरोधाभासों, कॉन्ट्रडिक्शंस को समझना। हाँ, वो कॉन्ट्रडिक्शंस। और इतिहासकारों के अलग-अलग मतों को जानना भी जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे 322 बीसीई, 305 बीसीई, 261 बीसीई, 185 बीसीई। राइट। और नाम जैसे चंद्रगुप्त, चाणक्य, मेगस्थनीज, बिंदुसार, अशोक, मोगलीपुत्तिस्स, जेम्स प्रिंसेप, ये सब याद रखने होंगे। तो इस सब जानकारी के बाद सोचने वाली बात ये है कि क्या अशोक का धम्म सिर्फ कलिंग युद्ध के बाद का पछतावा था, या उस विशाल और डाइवर्स साम्राज्य को जोड़ने की एक सोची समझी राजनीतिक जरूरत भी थी, जब शायद और मिलिट्री एक्सपेंशन के स्कोप कम हो गए थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये भी कि कैसे अलग-अलग तरह के ऐतिहासिक स्रोत, मतलब राजा के अपने शिलालेख, बाद के धार्मिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, एक ही दौर की कितनी अलग-अलग तस्वीरें पेश कर सकते हैं। इतिहासकार इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। पर क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाते हैं? ये इतिहास की अपनी एक चुनौती है, एक फैसिनेशन भी है। सही कहा। इसी विचार के साथ द डीप डाइव का आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये चर्चा आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।